नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। अपने गांव के बगीचे में बैठे शर्मा जी अपने नन्हे नन्हे पौधों को निहार रहे थे और सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी पत्नी रसोई से अपने हाथों में प्याला लेकर वर्मा जी के हाथों में पकड़ाते हुए बोली, यह लीजिए आपकी मनपसंद खीर। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सच में खीर बना दी। तुम भी ना 2 दिन से खीर खीर की रट लगाए हो। क्या मैं नहीं जानती आपको? कुछ दिन खीर ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं और अब कहते हैं मजाक कर रहा था। वाह, क्या खीर बनाई है आपने श्रीमती जी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों की खीर में जो स्वाद है वह दुनिया के किसी भी व्यंजनों में नहीं। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। शर्माती आंखों वाला मुस्कुराता हुआ नीलम जी का चेहरा वर्मा जी के मानस पटल पर प्रतिबिंबित हो रहा था कि छोटे बेटे कमल की आवाज़ ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। बाबूजी, बाबूजी। वर्मा जी जो अपनी पत्नी विमला की मीठी यादों में खोए हुए थे, अचानक से बेटे की आवाज़ सुनकर ना चाहते हुए भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ हाँ बोलो बेटा। बाबूजी, हम घर पहुंच चुके हैं, चलिए आइए। कार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके छोटे बेटे ने कहा। रिटायर्ड शिक्षक वर्मा जी के 2 बेटे और एक बेटी है। तीनों बच्चों की शादियां हो चुकी है। बड़ा बेटा राजीव और छोटा बेटा कमल है। बड़े बेटे और बहू के साथ उनके कुछ खास अच्छे अनुभव नहीं थे, तो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद अपना गांव छोड़कर अपने छोटे बेटे बहू के घर आ गए। दरअसल यह घर वर्मा जी ने ही खरीद कर दिया था अपने छोटे बेटे को, यह सोचकर कि रिटायर्ड होने के बाद दोनों वृद्धजन अपना बुढ़ापा आराम से काटेंगे अपने बेटे बहू के साथ। एक कमरा अपने और अपनी पत्नी के रहने के लिए भी बनवाया था वर्मा जी ने इस घर में। लेकिन 2 साल हो गए थे उन्हें अपनी नौकरी से रिटायर हुए, पर वह अभी तक गांव में ही रह रहे थे। विमला जी अपने पति को यह कहकर शहर आने से हमेशा रोक देती थी कि क्यों बेटे बहू की जिंदगी में दखल देना। यही ठीक है, सारी जिंदगी तो हम लोगों ने यहाँ गुजारी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसे भी यहीं रहकर गुजार लेंगे। वर्मा जी का दिल तो करता था मुंबई आकर बेटे बहू के पास रहने का, लेकिन पत्नी के रोकने पर उनकी यह इच्छा मर जाती थी। लेकिन अब विमला जी भी नहीं थी, इसलिए वर्मा जी भी उनके बिना अकेले से हो गए थे, तो अपने बेटे बहू के कहने पर उनके साथ मुंबई चले आए। घर में घुसते ही वर्मा जी के पैर एक गुदगुदी मैट पर पड़ी और वे ठिठक गए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए अंदर आए। मखमली और आरामदायक सोफे पर जैसे ही बैठे तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग यही हो। घर की तो काया पलट कर दी बेटा तुमने। जब खरीदा था तब तो बहुत अलग दिखता था। पूरे घर को हैरानी भरी निगाह से निहारते हुए बाबूजी बोले। तो बेटे ने जवाब दिया, हाँ बाबूजी, कुछ समय पहले ही तो रिपेयर करवाई थी और नया फर्नीचर भी खरीदा था। कितना आरामदायक घर है। सोचते हुए वर्मा जी मन ही मन अपनी पत्नी विमला से बात करने लगे। विमला, अगर आज तुम होती तो अपना यह घर देखकर कितनी खुश हो जाती। यह आलीशान घर, आरामदायक फर्नीचर और नरम नरम सोफे तुम्हारी छोटी बहू ने शरबत बनाकर दिया है मुझे। अब तुम मेरी चिंता मत करना। आइए बाबूजी, आपका सामान रख देता हूँ, छोटे बेटे ने कहा। तो बाबूजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। अंदर देखा तो बड़ा सा आरामदायक बेड सजा था उनके कमरे में। लेकिन यह क्या, कमल तो बाबूजी का सामान लेकर घर के कोने में बना हुआ स्टोर रूम, जहाँ काफ़ी अंधेरा रहता था, की ओर चल पड़ा। बेटा, मेरा कमरा तो यह है ना? नहीं बाबूजी, दरअसल आपकी बहू नेहा का भाई आजकल ट्रेनिंग के लिए इस शहर में आया हुआ है। अक्सर घर आता रहता है,
तो इसी कमरे में रुकता है। कमरे में पहुँचे तो देखा यह घर का स्टोर रूम, जहाँ घर की सारी टूटी फूटी बेकार वस्तुएं एकत्रित कर दी जाती है और दिवाली के त्योहार पर ही उसकी सफाई की जाती है। यही कमरे से लगा हुआ एक छोटा सा बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। बाबूजी ने देखा कि उसी कबाड़ खाने के अंदर एक चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है। यहाँ अभी कुछ खास सामान नहीं पड़ा है, इसलिए आपके रहने की व्यवस्था यहीं कर दी है, कहते हुए कमल चारपाई पर बाबूजी का सामान रख दिया। वर्मा जी के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर जमीन पर धड़ से पटक दिया हो। उन्होंने पलट कर देखा तो बेटा अपना कर्तव्य निभाकर उन्हें अकेला छोड़कर जा चुका था। यह सब देखकर बाबूजी से खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया। वे उसी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि यह कैसी आधुनिक व्यवस्था है, जहाँ बच्चों के लिए तो अलग कमरा है, यहाँ तक कि आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी अलग कमरे की व्यवस्था है, लेकिन घर के बड़े बाप के लिए नहीं, मेरे लिए यह कबाड़ का कमरा, कहते हुए अपने संदूक में से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और अपनी चारपाई के पास रखते हुए बोले, कोई और हो या ना हो, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी विमला। कहते हुए उनकी आंखों के कोर से आंसू बह निकले। सोचने लगे, जब अपनी 35 साल की नौकरी पूरी करके सरकारी स्कूल से रिटायर हुआ तो इस दिन की कल्पना भी नहीं की थी। यह दिन भी देखना पड़ेगा। जहाँ भी जाता था लोग मास्टर जी कहकर कितना सम्मान देते थे। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अपना गांव छोड़ने का मन तो नहीं होता था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद दोनों बेटों की दलीलों के आगे मैंने समर्पण कर दिया। अब वैसे भी बीमार रहते हैं, अकेले कैसे रहेंगे, खाना कौन बनाएगा, वगैरह वगैरह। अपनी इज्जत का वास्ता देकर गांव छोड़कर आने को मना लिया और ले आए मुझे यहाँ कबाड़ बनाकर कबाड़ खाने में रखने के लिए। मेरी भी मति मारी गई थी कि मैं गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कह आया। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ, कहते हुए वर्मा जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ मुंह धो करके कमरे से बाहर आने लगे। हॉल से रह रहकर हंसी ठिठोली की आवाज़ें आ रही थी। कमरे से निकलते हुए उन्होंने देखा कि कमल अपनी पत्नी और अपने साले के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। सभी शाम के चाय नाश्ते का आनंद लेते हुए हंस बतिया रहे थे। जैसे बाबूजी आए सब लोग सकपका गए। बाबूजी भी चाह रहे थे कि उनके विनोद में भाग ले, लेकिन उनके आते ही सभी को कुंठित होते देखकर उनका मन उदास हो गया। देखा कि कमल के दोनों बच्चे पार्क जाने की जिद कर रहे थे तो बाबूजी उन्हीं के साथ पार्क चल दिए। पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल गए और उनकी मस्ती में शामिल हो गए। जैसे तैसे बाबूजी को धीरे धीरे शहर में रहने की आदत पड़ रही थी, लेकिन वह अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे कि उनके बेटे कमल को अपने बाबूजी की उपस्थिति में असहजता महसूस हो रही थी। गांव से आए बाबूजी उन्हें अपनी शहरी माहौल में फूहड़ प्रतीत हो रहे थे। एक दिन जब कमल के दफ्तर से कुछ साथी घर पर आए थे तो बाबूजी लुंगी और बनियान पहने सोफे पर बैठे हुए थे। बेटे के सभी दोस्तों ने उनसे अच्छे से बातचीत की, लेकिन कमल को बाबूजी के पहनावे से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने दोस्तों के जाते ही कमल का गुस्सा बाबूजी पर फूट पड़ा और उन्हें अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दे दी गई। यूं ही दिन बीत गए और धीरे धीरे बाबूजी ने भी अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। बाबूजी ने अब सब्जी और दूध लाने की जिम्मेदारी
खुद ही अपने कंधों पर ले ली और कभी कभी बच्चों को भी स्कूल छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक ले जाते। खाली बैठकर उदास होने से तो ठीक ही था कि थोड़ा टहल भी आते थे। बच्चों के साथ मस्ती मजाक भी हो जाता है और अपने हम उम्र लोगों के साथ कुछ बातचीत भी। आज सुबह जब बाबूजी रोजाना की तरह जागे तो इलायची बादाम वाला दूध पीने की इच्छा मन में हिलोरे ले रही थी। इतने में बहू की आवाज़ आई, लीजिए बाबूजी चाय, कहते हुए नेहा चाय का प्याला बाबूजी के हाथों में थमाकर चली गई। देखा तो कप में वही काले रंग का शहरी काढ़ा था जिसे पीना शहरी लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते थे। गांव में रोज सुबह पत्नी के हाथों इलायची वाला दूध पीने के आदि बाबूजी ने अपनी इच्छा मन ही मन में दबा ली, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि बहू को यह कहे कि आज चाय नहीं दूध पीने का मन है। होता भी कैसे? पहले एक बार बाबूजी ने दूध मांगा था तो बहू ने दूध ला तो दिया था, पर चेहरे पर ऐसे भाव दिखाए कि जैसे किसी गवार से पाला पड़ा हो। सोचते सोचते वर्मा जी ने घड़ी की तरफ देखा। दूध लाने का समय हो रहा था। बाबूजी ने जल्दी से चाय की चुस्कियाँ ली और नीचे उतर आए। सोचे यदि देर हो गई तो दूध नहीं मिलेगा और फिर बहू की चार बातें भी सुननी पड़ेगी। बाबूजी को नीचे आते देख छोटी बहू नेहा ने मेज़ पर थैला और 200 रुपये रख दिए। दूध लेने के लिए जा ही रहे थे कि देखा बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। चलो बच्चों, आज तुम्हें बस स्टॉप पर मैं छोड़ देता हूँ। मैं छोड़ दूँगी, आप जाइए, छोटी बहू मुंह बनाते हुए बोली। बाबूजी समझ गए कि बहू बच्चों को उनके साथ जाने क्यों नहीं देना चाहती। उन्होंने अपनी बहू को कहते भी सुना था, गवार बाबूजी के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गांव की भाषा और तौर तरीके सीखते जा रहे हैं। बाबूजी थैला और पैसा उठाकर दूध लेने निकल पड़े और अपनी स्वर्गवासी पत्नी विमला जी से बात करते जा रहे थे। आप तो भाग्यशाली निकली जो केवल बड़े बेटे बहू का अपमान झेलकर स्वर्ग सिधार गई। वर्मा जी के दिल में अपने बड़े बेटे विनोद के घर बिताए कुछ दिनों की कड़वी यादें ताज़ा हो गई। किस तरह से बड़ी बहू खाने का सामान भी छिपा कर रख देती थी ताकि हम बूढ़े ना खा पाए। एक दिन सोफे पर बैठकर जब अखबार पढ़ते हुए मैं दातून करने जा रहा था तो विनोद ने टका सा जवाब दे दिया था, बाबूजी यह शहर है, आपका गांव नहीं। दांत साफ करना है तो बाथरूम में जाकर कीजिए। आपको देखकर बच्चे भी क्या सीखेंगे। 4 दिन में वापस अपने गांव लौट आए थे दोनों। पिछले यादों के सैलाब में डूबे वर्मा जी को पता ही ना चला कि कब दूध की दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट खरीदते ही बेटी का फ़ोन आ गया, कैसे हैं बाबूजी? दरअसल मुझे आपकी चिंता हो रही थी, सोचा फ़ोन करके हाल चाल पूछ लूँ। इतने दिनों बाद किसी अपने के स्नेह भरी बातें सुनकर वर्मा जी की आंखें भर आई। रूंधे गले से बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है? तेरे भाई बहुत अच्छे से रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, तू बस अपना ख्याल रखना, कहते हुए बाबूजी ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। उन पर क्या बीत रही थी वह अपनी बेटी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते। फ़ोन काटते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। काश यही प्यार और अपनापन मुझे अपने दोनों बेटों से मिल पाता। सोचते हुए बाबूजी ने खुद को संभालते हुए फिर से कदम बढ़ाने शुरू कर दी। वाकई किसी के कंधों पर आकर बुढ़ापा काटना कितना मुश्किल है, वह भी जब पति पत्नी में से एक चला जाए तो जीवन बोझ लगने लगता है। वर्मा जी सोचने लगे, विमला तो स्वर्ग सिधार गई, अच्छी भली तो थी बेचारी, हल्का सा बुखार और सिर दर्द हुआ था। एक दिन रात को सोई और अगले दिन उठी ही नहीं। चलो अच्छा ही है
इस दुनिया से सुहागिन ही गई, आपके कंधों पर जाऊं, यही तो कहती थी वह हमेशा। और फिर पता नहीं मेरे बाद अगर वह अकेली रह जाती इस दुनिया में तो क्या हाल होता उसका। मैं तो अपमान का घूंट पीकर जैसे तैसे रह रहा हूँ इन लोगों के साथ, अपनी पीड़ा और वेदना को दिल के किसी कोने में छुपाए। बाबूजी घर के बाहर आकर खड़े हुए। तेजी से चलने के कारण उनकी सांस फूल रही थी, इसलिए कुछ पलों के लिए दरवाजे पर ही रुके। जैसे डोरबेल बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से आती हुई कुछ आवाज़ें कानों में पड़ी। आप बड़े भैया को क्यों नहीं कहते बाबूजी को ले जाने के लिए? वैसे भी 6 महीने हो चुके हैं उन्हें यहाँ रहते हुए। प्रॉपर्टी में हिस्सा तो वह भी लेंगे ना, तो बाबूजी की जिम्मेदारी केवल हम ही क्यों उठाए? छोटी बहू नेहा की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। चिल्ला क्यों रही हो? लगा तो रहा हूँ फ़ोन। अरे भैया, बाबूजी का क्या करना है? मतलब 6 महीने हो गए उन्हें हमारे घर आए, लेकिन आप और भाभी तो उन्हें ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यह सुनने की देरी थी कि वर्मा जी को जैसे झटका सा लगा। दूध का थैला और बाकी बचे पैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर ही रख दिए। लड़खड़ाते हुए कदमों से वह घर के सामने वाले पार्क तक आए और बेंच पर बैठ गए। शायद मेरी किस्मत में यही देखना लिखा था। दूसरे घर की लड़कियों का क्या दोष निकालो जब अपने ही बेटे स्वार्थी निकले, कहते हुए बाबूजी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। उनके गांव से उनके मित्र प्रॉपर्टी डीलर सोमनाथ जी का फ़ोन आया, जिसे बाबूजी ने अपना गांव का मकान और ज़मीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। जी कैसे हैं? आपके गांव वाले मकान का खरीदार मिल गया है। वर्मा जी, जो अपने बेटे द्वारा दिए गए जख्मों से पूरी तरह टूट चुके थे, दुखी आवाज़ में बोले, मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने सोमनाथ जी को सारा हाल कह सुनाया। थोड़ी देर तक बात करने के बाद वर्मा जी ने कुछ फैसला लिया। मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था। पूरे मनोबल के साथ वह घर की ओर बढ़े और डोरबेल बजाई। बाबूजी, आप तो बड़े लापरवाह निकले। दूध की थैली और बचे हुए पैसे घर के बाहर छोड़कर कहाँ चले गए थे? दरवाज़ा खोलते ही छोटी बहू चिल्लाई। बाबूजी बिना एक शब्द बोले अपने बेटे और बहू की तरफ देखते रहे। कमरे की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक छोटे बेटे की आवाज़ सुनकर रुक गए। अरे हाँ बाबूजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए। शाम को भैया आ रहे हैं आपको अपने घर ले जाने के लिए। बाबूजी तो जैसे इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए बाबूजी बोले, सामान पैक मैं नहीं तुम करोगे। क्या क्या मतलब है आपका? छोटी बहू चिल्लाई। मतलब भी समझा देता हूँ। शायद तुम भूल चुके हो कि यह मकान मैंने खरीदा था हम सब लोगों के रहने के लिए, और आज भी यह घर मेरे नाम पर है। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह मैं तय करूँगा, तुम लोग नहीं। मेरी खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए घर में मुझे ही कबाड़ खाना दे दिया रहने के लिए, और यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बेड और एयर कंडीशनर की हवा। बस बहुत हुआ। 5 दिन का समय है तुम्हारे पास इस मकान को खाली करने के लिए। तो क्या आप अकेले इस मकान में रहेंगे? बेटा बोला। जी नहीं, इस मकान को बेचकर मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, अपने पुराने मकान में जहाँ मेरी पत्नी की यादें बसती हैं। कम से कम वहाँ मैं अपने पुराने मित्रों के साथ बैठकर हालचाल तो बांट सकता हूँ। बाबूजी, आपने तो हमें पल में ही पराया कर दिया, बेटा बहू दोनों ने कहा। यह फैसला लेने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हम रहने का इंतज़ाम कैसे करेंगे? पराया किसने किसको किया है, यह तो तुम भी आराम से बैठकर सोचना।
और तुम्हारा पिता अभी इतना कठोर दिल नहीं हुआ। इसलिए जब तक तुम्हारा इंतज़ाम कहीं और नहीं हो जाता, तब तक तुम लोग उसी कबाड़ खाने में रह सकते हो। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। बेटा बहू हक्के बक्के होकर पिताजी की तरफ लगातार देख रहे थे और बाबूजी गजब के आत्मविश्वास के साथ अपने उस कमरे की तरफ बढ़े जो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। आज पहली बार उन्हें मखमली गद्दे पर सुकून से लेटने का सौभाग्य मिल रहा था। दोस्तों, माँ बाप की सेवा करना ईश्वर की भक्ति करने से भी कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।